ये आपने कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन पढ़ दिया है, आपको समझ आया था कि नहीं आया था, हाँ या ना? हाँ सर। सिंप्लीफाइड मैनर में समझो, आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आराम से समझना। आज सबसे पहले आप पढ़ो रूल वर्सेस फॉस वर्सेस आर्बोटल। इसे प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। इसका कहने का मतलब ये है कि सपोज करो एक कंपनी काम कर रही है, अब उस कंपनी में जैसे 20 मेंबर है, अब अगर 17 मेंबर किसी चीज पे हाँ बोल रहे हैं और 3 मेंबर ना बोल रहे हैं, तो 3 की सुनी जाए कि 17 की सुनी जाए? 17। सीधी सी बात है ना, 17 की सुनी जाए, और इसमें तो कोई शक भी नहीं होना चाहिए। तो फॉस वर्सेस आर्बोटल का रूल जो होता है बेसिकली हमको ये समझाता है कि जब कोई कंपनी चलती है तो वो मेजोरिटी डिसीजन मेकिंग से चलती है, और जब तक कंपनी विद इन द पावर्स काम कर रही है और मेजोरिटी डिसीजन हो रहा है तो कोर्ट फिर इन मामलों में इंटरफियर नहीं करेगी। देखो अगर कुछ इलीगल वर्क कर रहे हो तो ठीक बात है, कोर्ट सामने आएगा, एनसीएलटी आएगा, लेकिन अगर कंपनी अपनी पावर्स में काम कर रही है तो मेजोरिटी जो बोलेगी वो बात मानी जाएगी, और इस पर ना गवर्नमेंट ना कोर्ट कोई भी इंटरफियर नहीं करेगा। फॉस वर्सेस आर्बोटल ये बोलता है। कितना क्लियर है? कितना समझ आया? अच्छे से है कि आधा अधूरा है? शॉर्ट में बात करें तो फॉस वर्सेस आर्बोटल बोलता है मेजोरिटी ऑलवेज विंस। क्या बोलता है? मेजोरिटी ने अगर कोई फैसला दिया है तो फिर उसको पलटा नहीं जा सकता। अब इस पे जो एक्चुअल केस है उसकी कहानी ऐसी थी कि 2 शेयर होल्डर थे कंपनी में, एक का नाम था फॉस और एक का नाम था टर्टन। क्या क्या नाम था? फॉस और टर्टन। इन्होंने सारे शेयर होल्डर के बिहाफ में मिलकर ठीक कंपनी के डायरेक्टर और जो वकील है सॉलिसिटर उनके ऊपर केस डाला कि ये मिलकर इलीगल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और इससे कंपनी को बहुत भारी नुकसान हुआ है। ठीक है, फॉस टर्टन ने डैमेज क्लेम करे, ठीक है, जो कंपनी को पे किए जाएंगे। कोर्ट ने बोला ये एक्शन बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जब डायरेक्टर कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क करते हैं तो मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर से पूछकर करते हैं। तो अगर यहाँ केस डालना था तो मेजोरिटी डालती तो हम इस केस को उठाते, अगर 2 लोग कंप्लेंट करने आए हैं तो हम इस केस को हैंडल नहीं करेंगे। आप बताओ कितना क्लियर है? फिर से बोलूं क्या? हाँ। कंपनी में सपोज करो 100 मेंबर है, अब इसमें से 2 मेंबर सबके बिहाफ में केस करना चाह रहे हैं। किसके ऊपर? डायरेक्टर के और सॉलिसिटर के ऊपर, मतलब वकील के, कि ये लोग कंपनी में कोई बहुत गलत करें जिससे कंपनी को नुकसान हुआ है। तो कोर्ट ने ये बोला कि भाई जब ये लोग कोई काम करते हैं खासकर प्रॉपर्टी रिलेटेड तो मेजोरिटी ऑफ मेंबर से पूछ कर करते हैं, तो अगर केस डालना हो तो मेजोरिटी केस डालेगा। अगर 2 लोग महज मिलकर केस डाल रहे हैं तो केस को सही नहीं माना जाएगा और केस को रिजेक्ट कर दिया गया। आप बताओ बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ सर आ गया। समझ आई? अच्छे से आई कि? हाँ। दूसरा केस है पावलीडेस वर्सेस जॉनसन का। अपना कल परसों मैं आपको जो क्वेश्चन पेपर बनवाया था उसमें इसी केस से क्वेश्चन था। ठीक है, क्या था? कंपनी के 3 डायरेक्टर जो थे, कौन? 3 डायरेक्टर। कंपनी के 3 डायरेक्टर जो थे उनके खिलाफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर ने, कुछ शेयर होल्डर ने केस कर दिया कि इन्होंने क्या किया है, कंपनी की एक प्रॉपर्टी को 82,000 पॉइंट्स में बेच दिया है, जबकि उसका प्रॉपर्टी की असली वैल्यू 10 लाख पॉइंट थी। एक बात बताओ, जब भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचते हैं क्या डायरेक्टर अपनी मर्जी से बेच देते हैं कि शेयर होल्डर से पूछ के बेचते हैं? शेयर होल्डर से पूछ के। तो यहाँ पे एक्शन को मेंटेनेबल नहीं माना गया। जज ने बात बोली कि जब भी कोई प्रॉपर्टी बेची जाती है तो मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर से कंसेंट लेकर बेची जाती है, और यदि उन्होंने मेजोरिटी वोट कर दिया है तो फिर इसमें कल को कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। आपको बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। सिर के ऊपर से गया कि ईमानदारी से बताओ अच्छे समझ आया? आगे सर। दोनों के फॉर्स वर्सेस आर्बोटल का और पेल्विडेस वर्सेस जॉनसन दोनों एकदम क्लियर है? हाँ सर। अब ये रूल अच्छा है कि बुरा है मेरे को ये भी बता दो। कोई प्रॉपर्टी वाला भाई प्रॉपर्टी की बात छोड़ दो, माइनॉरिटी के लिए अच्छा नहीं है, मतलब कुछ कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे उनका ओपिनियन मैटर ही नहीं करता है। देखो पहली बात तो इसके अपने फायदे हैं। सबसे पहले इससे कंपनी का कंसेप्ट जो है वो सक्सेसफुल होगा, लगेगा कि ठीक मेंबर अलग है कंपनी अलग है और मेजोरिटी डिसीजन मेकिंग होती है। दूसरा, मेजोरिटी के राइट हमेशा प्रिजर्व रहने चाहिए, वरना कभी भी डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगी। मान लो रूल हटा दो मेजोरिटी ऑलवेज विंस का, तो कभी फैसला हो पाएगा क्या? नहीं।
नहीं, मेजोरिटी ऑलवेज विंस का रूल है, इसलिए मल्टीपल सूट्स नहीं हो रहे कंपनी के ऊपर, वरना हर दूसरा आदमी उठेगा और कंपनी के ऊपर क्या डाल देगा, केस डाल देगा। Yes. बात समझ आई कि नहीं आई, पहले ये बता। हाँ सर। फिर रिपीट कर देता हूँ, फॉस वर्सेस आर्बोटल का नियम बोलता है कि मेजोरिटी ऑलवेज विंस। अगर मेंबर ने मेजोरिटी में कोई फैसला दिया है तो बिल्कुल सही है, इससे क्या होता है, कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी बनी रहती है। दूसरी बात ये होता है कि मेजोरिटी अपना राइट प्रिजर्व कर सकती है, मतलब फैसले देने की ताकत कर सकती है। और तीसरी बात, हर छोटी बात पर कंपनी के ऊपर केसेस नहीं होंगे, क्योंकि जब मेजोरिटी ने डिसीजन ले लिया तो फिर कोई उंगली नहीं उठाएगा। कितना क्लियर है? क्लियर है सर। आ गया। हाउएवर इसका अपना नुकसान भी है, हमेशा जरूरी नहीं है मेजोरिटी सही रहे, इससे माइनॉरिटी का नुकसान हो सकता है। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? Yes, sir. तो इसके एक्सेप्शंस बनाए गए हैं, ठीक है। ये एक्सेप्शन जनरल लॉ में भी है और कंपनीज एक्ट में भी है, दोनों में ही है। किसमें है? कॉमन लॉ कंपनीज एक्ट। कॉमन लॉ में भी है, कंपनीज एक्ट में भी है। आपको बात समझ आएगी सिर के ऊपर से गई? आगे। अब इसका एक्सप्लेनेशन आपके मॉड्यूल से हटा दिया तो इसलिए मैं भी नहीं करा रहा हूँ, वरना पहले उसका एक्सप्लेनेशन में पढ़ा जाता था। आपको बात समझ आ गई ना? कॉमन लॉ मतलब जनरल भी एक्सेप्शन है, और कंपनीज एक्ट में प्रोविजन दिया गया कि माइनॉरिटी को कैसे बचाया जाए। हाउएवर क्योंकि Yes, sir. आपके मॉड्यूल से इसका एक्सप्लेनेशन हटा दिया है तो हम भी फोकस नहीं करेंगे। आपको फॉस वर्सेस आर्बोटल समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर। आ गया। अगला कंसेप्ट बता सकता हूँ मैं? हाँ। अगला कंसेप्ट जो होता है उसको बोलते हैं ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का। किसका? Operation and mismanagement. ये अभी मैं इस हफ्ते जो पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसको ना एकदम मतलब हर एक शब्द आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि जो बोलते हैं ना कंपनी लॉ का सबसे टफेस्ट लेवल का पेपर आता है इन हिस्सों से आता है, जो मैं इस हफ्ते मतलब आपको अगले 5-6 दिन कराने वाला हूँ। उसका तो आपका कंपनी लॉ खत्म ही हो जाना है, तो एकदम फोकस बनाए रखना, और मैं आपको तुरंत तुरंत वीडियो भेजता जाऊंगा, ठीक है। Yes, sir. आपको फॉस्फोरस से आर्बोटल एकदम अच्छे से आ गया ना बेटा? हाँ सर, आ गया। आप ना ऑपरेशन पे आ जाओ। ऑपरेशन वर्ड ना अलग कंसेप्ट है। ऑपरेशन मतलब होता है क्रूएल बिहेवियर। क्या होता है? Cruel behavior. इसे एक्सप्लॉइटेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्सप्लॉइटेशन। नॉर्मली क्या होता है, जब कोई कंपनी बनती है तो कंपनी को चलाने का हमने फैसला किसके हाथ में दे दिया है? कौन चलाता है कंपनी को? Directors. डायरेक्टर, है ना। अब डायरेक्टर अगर कोई गलत काम करे जिसे शेयर होल्डर का भारी नुकसान हो, तो आप इसको ऑपरेशन बोलोगे कि नहीं बोलोगे, ये बताओ। यस सर। है ना। तो आप हमेशा याद रखना, ऑपरेशन की जो कंप्लेंट है वो सिर्फ एक मेंबर डाल सकता है। कौन डाल सकता है? मेंबर। उसके अलावा कोई नहीं। अगर मान लो एक एमडी है जो बोल रहा है मेरे को परेशान किया जा रहा है, मैं ऑपरेशन का केस करना चाहता हूँ, उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। कंप्लेंट डालने के लिए सिर्फ मेंबर एलिजिबल है कि ऑपरेशन हो रहा है, उसके अलावा ना एम्प्लॉय ना डायरेक्टर कोई भी कंप्लेंट नहीं डाल सकता ऑपरेशन की, कंपनीज एक्ट के हिसाब से। मेरी बात कितनी समझ आई? अभी सर। तो ऑपरेशन की कंप्लेंट हमेशा कौन डालेगा? मेंबर। उसके अलावा कोई और नहीं डाल सकता। नहीं डाल। चलो, तो ऑपरेशन मतलब होता है एक सिचुएशन यहाँ पर जो पीपल लोग चला रहे हैं कंपनी को, वो अनफेयर मैनर में काम कर रहे हैं जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है। ठीक है, पहले बताओ बात समझ आई कि नहीं है? अभी सर। आ गया। अब इसमें ना एक केस है हिंदुस्तान कोऑपरेटिव इंश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड का, इसको ना सिर्फ याद रखना है, जैसे एग्जाम में आ जाए तो आपको बनना चाहिए। ठीक है, हिंदुस्तान कोऑपरेटिव इंश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड नाम की कंपनी थी जिसको एलआईसी ने एक्वायर कर दिया था। किसने एक्वायर कर दिया था? LIC। एलआईसी ने एक्वायर कर दिया था। ठीक है, अब जो कंपनी के डायरेक्टर थे जिनके पास मेजोरिटी वोटिंग पावर थी, क्या थी? मेजॉरिटी वोटिंग पावर। ठीक है, अभी सुन लो कहानी क्या थी। एलआईसी ने इसको एक्वायर कर दिया था कंपनी को, और इसके शेयर होल्डर्स को बहुत सारा कंपनसेशन दे दिया था। क्या दे दिया था? कंपनसेशन। अब ये सारा कंपनसेशन डायरेक्टर्स के पास जमा था, तो डायरेक्टर जिनके पास मेजोरिटी वोटिंग पावर थी उन्होंने बोला कि हम शेयर होल्डर में इस पैसे को ना बांटकर क्या करेंगे, इस पैसे को एक नए काम में लगाएंगे जो हाईली रिस्की वर्क है। तो क्या यहाँ पे ये ऑपरेशन की कैटेगरी में आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। क्यों आएगा? यस सर। क्यों आ रहा है बताओ? क्योंकि वो रिस्क कर रहे हैं ना, एक्स्ट्रा रिस्क डाल रहे हैं अपने मेंबर्स के ऊपर। नहीं समझ आया, तुम्हारी आवाज ही नहीं आई मेरे को। क्या बोले? सर वो मेजॉरिटी में है तो उसका फायदा उठा रहे हैं ना, तो मेंबर्स के ऊपर एडिशनल रिस्क आ जाएगा। तो शेयर होल्डर का पैसा यहाँ पे डूब भी सकता था। तो हाँ अगर सर, कोई क्योंकि कंपनी
अटेम्प्ट करती है कि रिस्की ऑब्जेक्ट में अनविलिंग लोगों का पैसा लगाए तो ये अलाउ नहीं है। ध्यान नहीं है। रहेगा बात? हाँ सर, कितना क्लियर है? क्लियर है। अच्छे से। अच्छा, अगला केस बता रहा हूँ, उस केस को भी ध्यान से सुनो जिसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। स्कॉटिश कोऑपरेटिव होलसेल सोसाइटी नाम की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी थी। क्या थी? कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए, टेक्सटाइल मतलब रेयन एक ही है, ठीक है, एंटर करने के लिए अपनी सब्सिडरी कंपनी बनाई। क्या बनाई? सब्सिडरी कंपनी। और जब जरूरत पूरी हो गई तो उसने सब्सिडरी कंपनी को तुरंत बंद कर दिया, जिसके कारण वहां जो शेयर होल्डर थे उनके शेयर की वैल्यू धड़ाम से गिर गई। तो अब बताओ यहाँ पे लोगों के साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ यस सर, तो इसको भी ऑपरेशन माना जाएगा। कितना समझ आया? दोनों केस समझ आया कि नहीं आ आया? गया सर। हाँ से ओके। अब ना छोटे छोटे पॉइंटर से जो अपने को ध्यान रखना है, छोटी मोटी बातों को मिसमैनेजमेंट नहीं माना जाता है। अगर मान लो मेरे को एक शेयर होल्डर ने थप्पड़ मार दिया तो क्या इसको ऑपरेशन मानेंगे? क्या नहीं नहीं सर, छोटी मोटी बातों को खुद निपटाना चाहिए, इसको ऑपरेशन नहीं मानते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंटर आपको ये याद रखना है कि ऑपरेशन की कंप्लेंट सिर्फ एक मेंबर ही डाल सकता है, ना कोई क्रेडिटर ना कोई डायरेक्टर। अगर आप मेंबर हो तो ही आप ऑपरेशन की कंप्लेंट डालोगे और आपकी बात सुनी जाएगी, अदरवाइज नहीं सुनी जाएगी। कितना क्लियर है? यस सर। क्लियर है। अच्छे से। अच्छा, अगर कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है मेंबर का तो मेंबर के मरने के बाद उसको ही मेंबर माना जाता है, तो वो भी कंप्लेंट डाल सकता है। सकता है। कितना क्लियर है? क्लियर है। अच्छे से। अच्छा, एक शेयर होल्डर मर गया, उसके लीगल हायर ने शेयर के ट्रांसमिशन के लिए अप्लाई किया और अभी सक्सेशन की जो प्रोसीडिंग है सिविल कोर्ट में चल रही थी। कहाँ चल रही थी? सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट में चल रही थी। तो अब ये बताओ कि अगर कंपनी में कुछ गड़बड़ होगी तो केस डाल सकता है कि नहीं डाल सकता? सर जब तक मेंबर नहीं बनेगा तब तक नहीं डाल। और अब इसके तो इसी को मिलना चाहिए था ना, ये लीगल हायर है तो चेयर। तो तो इसको डाल सकता है। डाल सकता है। अज्यूम करोगे ये भी ऑपरेशन की कंप्लेंट डाल सकता है। ध्यान रहेगी बात? यस। हाँ नेक्स्ट पॉइंटर ध्यान रखो, ऑपरेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। आइसोलेटेड एक्ट या सिंगल एक्टिविटी को ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट नहीं मान सकते। एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि श्रुति एक कंपनी की शेयर होल्डर है, एजीएम हुई, ठीक है, उसको नोटिस नहीं मिला। क्या नहीं मिला? नोटिस नहीं मिला। जाके तुरंत जाके ऑपरेशन की कंप्लेंट डाल दे? नहीं सर। कंपनी में 3-4 मीटिंग्स हो गई हैं लेकिन श्रुति को नोटिस नहीं आता है, अब कंप्लेंट डाल सकती है? हाँ अब डाल सकती है। क्यों? क्योंकि सर एक कंटिन्यू। हाँ रिपीटेड आपको अच्छे से पूरा ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट समझ आया कि नहीं, ये बता दो। यस सर, आ गया। आगे अब आप जैसे वो मेंबर हो जिसको तकलीफ हुई है कंपनी की किसी एक्टिविटी से, तो आप कंप्लेंट डाल सकते हो कि नहीं? तो बेसिकली क्या सिस्टम चलता है, इसका प्रोविजन कंपनीज एक्ट के सेक्शन 241 में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? सेक्शन 241। अगर कभी कंपनी के किसी मेंबर को ये लगता है कि कंपनी के जो अफेयर्स हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट के प्रीजुडिशियल है, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में हार्मफुल है, मतलब जनता का नुकसान हो सकता है, या फिर किसी दूसरे मेंबर का नुकसान हो सकता है, या फिर कंपनी का नुकसान हो सकता है। क्या लग रहा है? एक मेंबर पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक का नुकसान हो सकता है, मेंबर का नुकसान हो सकता है, मेंबर कंपनी या का, कंपनी का। या फिर कंपनी के मैनेजमेंट में अभी बदलाव आया है, वहां के डायरेक्टर्स बदले हैं और जो नए डायरेक्टर है वो कंपनी को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या पहुंचा सकते हैं? नुकसान पहुंचा सकते हैं कंपनी वो को। फिर ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट की कंप्लेंट जो है वो मेंबर डाल सकते हैं। बात समझ आई कि नहीं? अच्छा, सिमिलरली सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अगर इस बात का बिलीफ है कि कंपनी की एक्टिविटीज ऐसी है जिससे पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान होगा या जनता का नुकसान होगा, तो वो भी एनसीएलटी के पास जाके, किसके पास जाके? एनसीएलटी। मेंबर भी एनसीएलटी के पास जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी एनसीएलटी के पास जाके कंप्लेंट डाल सकती है। ईमानदारी से बोलो, बात कितनी समझ आई? आ गई सर। आ गई। अब सवाल ये उठता है एक मेंबर जाएगा कि ग्रुप जाएगा? तो मैंने आपको बताया है कि हर जगह कुछ नंबर ऑफ पर्सन होने चाहिए। जैसे ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की कंप्लेंट डालनी है तो अगर कंपनी में आपके शेयर कैपिटल है तो या तो कम से कम 100 मेंबर हो या टोटल मेंबर के 1/10 हो, विच एवर इज लेस। कितने जा सकते हैं? 100 100 या 1/10 whichever is less ऑफ टोटल मेंबर। तो जैसे आपके टोटल मेंबर 500 है, ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे 100 और 500 को 1/10 50, विच एवर इज लेस। तो क्या लेस है? 50।
तो कितने तो कंप्लेंट डालने जा सकते हैं? 50. समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? आगे आगरा. सर। अच्छे से। अच्छा, अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर। कितने? 1/5 का टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। चलो ईमानदारी से बोलो, बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गया? आगे सर। अच्छे से, कोई हाँ। दिक्कत नहीं? नहीं सर। ओके। अब आप जैसे कंप्लेंट करने गए एनसीएलटी के पास, तो एनसीएलटी क्या करेगा? ऑर्डर इशू करेगा। क्या इशू करेगा? ऑर्डर। आपको क्या पढ़ना है? ऑर्डर के कंटेंट क्या है, कि जब एनसीएलटी सामने वाली कंपनी के खिलाफ ऑर्डर इशू करेगा तो ऑर्डर के कंटेंट क्या होंगे, क्या क्या कह सकता है वो कंपनी को? सबसे पहले तो ये कह सकता है कि फ्यूचर में कंपनी अपने कंडक्ट को सही रखेगी, मतलब आगे से कोई गलत काम नहीं करेगी। नहीं होना चाहिए। दूसरा, जिस मेंबर का नुकसान हुआ है उसके शेयर को कंपनी परचेज करके उसका पैसा दे देगी। कोई दिक्कत? नहीं सर। तीसरा, ये ऑर्डर दिया जा सकता है कि कंपनी आगे से ना कोई शेयर ट्रांसफर करेगी, ना ही कोई शेयर अलॉट करेगी जब तक वो अपनी गलती को सुधार नहीं देती। कितना क्लियर है? क्लियर है सर। चौथा, अगर कंपनी के एमडी या मैनेजर या कोई डायरेक्टर की गलती होगी तो उनके साथ जो अपॉइंटमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल करवा दिया जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छे समझ आए? पॉइंट नंबर ए बी डी ई बनेगा। यस सर। अच्छा, फिर उसके बाद पहले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हुए होंगे, गुड्स की पेमेंट हुई होगी या ट्रांसफर हुए होंगे, सबको कैंसिल करवा दिया जाएगा। बोला जाएगा जो भी हुआ है सब फ्रॉड था, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं है। कितना क्लियर है? फिर रिपीट कर दूं, कंपनी के खिलाफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की कंप्लेंट गई है ना, सबसे पहला ऑर्डर तो ये दिया जा सकता है। ये सब ऑप्शनल है, इनमें से कोई भी। या तो बोला जाएगा फ्यूचर में अफेयर ठीक रखना, या तो बोला जाएगा मेंबर के शेयर खरीद डालो, आपके ट्रांसफर और अलॉटमेंट पर रोक लगा दी जाएगी। नेक्स्ट क्या किया जाएगा? मैनेजिंग डायरेक्टर का जो कॉन्ट्रैक्ट है सेट असाइड कर दिया जाएगा। आउटसाइडर के साथ पिछले 3 महीनों में जो कॉन्ट्रैक्ट बने उनको सेट असाइड कर दिया जाएगा, उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कंपनी से एमडी या मैनेजर को हटा दिया जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? नहीं सर। जितना फायदा कमाया गया, अनड्यू गेन कमाया गया है, चाहे वो एमडी ने कमाया हो, मैनेजर ने कमाया हो, इसको पूरा का पूरा वापस करना होगा। किसको? जिसका नुकसान हुआ है। और अगर वो क्लेम करने नहीं आए तो पैसा आईपीएफ में चला जाएगा। बोलो कोई तकलीफ? बात समझ आई कि नहीं? अच्छे से आया ना? हाँ सर. क्लियर है? शांत मन से पढ़ डालो। देख लो, यहाँ से प्रोविजन है कि कौन कंप्लेंट डाल सकता है, मेंबर या सेंट्रल गवर्नमेंट। एक बार फटाफट पढ़ना, पढ़ दोगे तो मेरे को बताना। आप यस सर बोलोगे तो आगे बढ़ जाऊंगे। Yes sir. राइट टू अप्लाई पढ़ लो। यस सर। नीचे इसके ऑर्डर के कंटेंट को पढ़ो। हो गया? हाँ. हाँ सर। यहाँ तक में कोई तकलीफ? नहीं सर। अच्छा, मान लो एनसीएलटी ने एक ऑर्डर दिया और आपके जितने बाहर बाहर के लोगों से अग्रीमेंट थे, अगर उनको टर्मिनेट या मॉडिफाई कर दिया गया तो उसका क्या असर पड़ेगा? क्या कंपनी के खिलाफ कोई क्लेम बनेगा? जैसे एग्जांपल के तौर पे एक कंपनी है जिसमें बहुत बड़े लेवल का फ्रॉड हुआ, ठीक है। अब तनीषा वहां पे एमडी थी, तो कंपनी का और तनीषा का जो एमडी का एग्रीमेंट था, इसको एनसीएलटी ने अपने ऑर्डर से क्या कर दिया? सेट असाइड कर दिया। क्या कर दिया? सेट असाइड। अब तनीषा जो है ये बोल रही है कि मेरे को तो बेमतलब ऑफिस से हटा दिया गया, तो मेरे को कंपनसेशन चाहिए। तो इसको कंपनसेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ। कंपनसेशन, गलती थी तभी तो हटाया गया ना, सही बात है गलत बात है? यस सर। तो क्या कंपनसेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बताओ। नहीं। दूसरी बात, अब जिस एमडी या डायरेक्टर या मैनेजर को हटाया गया ना कंपनी से, वो अगले 5 साल तक, कितने साल तक? 8 साल 8 तक। साल तक. इस कंपनी में एमडी या डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बनेगा। बताइए कोई दिक्कत? नहीं सर।
ये जो फैसला होता है एमडी या मैनेजर या डायरेक्टर के खिलाफ डायरेक्टली नहीं दिया जाता, पहले आपको बात रखने का मौका दिया जाता है, फिर ये डिसीजन लिया जाता है। बोलो कोई तकलीफ है कि क्लियर है? क्लियर है सर। आपको ये एग्जाम में पूछ देगा। अब मैं जो बोलता हूँ पूछ देगा, उसके 99% चांस है कि पूछ देता है। तो आप अपने नोट्स में भी ये सब करते जाते हो जैसे मैं करता हूँ कि नहीं करते? हाँ हाँ सर। आप वहां पे ना ये लिख देना, क्या लिख देना, ये बात समझ आ गई मेरी? हाँ सर। ये चैप्टर में आप क्या क्या कंसेप्ट पढ़ डाले हो, कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन आपको समझ आ गया होगा, तकलीफ नहीं गई होगी, है ना। फॉस वर्सेस आर्बिटल आ गया, हाँ सर। ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट आ गया, हाँ सर। आ गया अच्छे से, कोई यस तकलीफ सर। नहीं है। अब आप आइए क्लास ऑफ एक्शन सूट पे, किस पर आइए? क्लास क्लास। एक्शन। अच्छा यहाँ पे ना आपका मतलब समझा रहा हूँ, कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड तो नहीं हो जाएगा, समझ आ रहा है ना? हाँ सर। देखो क्लास वर्ड का मतलब होता है अ ग्रुप whose right are different from others। ऐसा ग्रुप जिसके राइट दूसरों से क्या होते हैं? डिफरेंट। अदर होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलता हूँ इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। अब इक्विटी शेयर होल्डर के अंदर में मैंने आपको बताइए दो कैटेगरी है, एक है इक्वल राइट की और दूसरी कौन सी है? विदाउट इक्वल राइट। डिफरेंट, है ना। डिफरेंशियल ARLP याद आ रहा है, DDP। हाँ सर। हाँ सर। दोनों ही अलग अलग क्लासेस के लोग हैं। सिमिलरली जैसे प्रेफरेंस शेयर है, तो एक कन्वर्टिबल नेचर के हैं और एक नॉन कन्वर्टिबल नेचर के, सेम है नॉन कन्वर्टेबल। ये सेम है, अलग अलग। अलग अलग है। तो फंडा ये होता है कि एक कंपनी में अलग अलग क्लासेस के लोग होते हैं और लॉ ये अलाउ करता है कि जिस क्लास को या जिस पर्सन को प्रॉब्लम हो वो कंपनी के ऊपर सूट डाल सकता है। जैसे एम्प्लॉय भी अपने अपने क्लास है, सही बात है गलत बात है? यस सर। क्रेडिटर भी अपने अपने क्लास है, सही बात है गलत बात है? हाँ सर। तो भाई अगर किसी को भी तकलीफ है तो पर्टिकुलर क्लास जो है उठ के कंपनी के ऊपर केस डाल सकती है। डाल सकते हैं। आपको ना एग्जाम में से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ अगले 5-6 दिन में जो पढ़ाऊंगा वो खास फोकस रहेगा आपका, है ना। यस सर। ठीक है, तो क्लास एक्शन सूट एक लॉ सूट होता है, मतलब कोर्ट का केस होता है जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल जिनका कॉमन इंटरेस्ट होता है वो क्या करते हैं, कोर्ट या ट्रिब्यूनल के पास जाकर कंपनी के ऊपर केस डाल देते हैं। बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? आ गई। एक ग्रुप जिनकी प्रॉब्लम्स क्या है, सेम। ठीक है। जैसे अगर लोन का पैसा वापस नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम क्रेडिटर को हो रही है, अगर सैलरी नहीं मिल रही है तो एक कॉमन प्रॉब्लम किसके साथ है, एम्प्लॉय। तो ये सब मिलकर क्या कर सकते हैं, कंपनी के ऊपर केस डाल सकते हैं। अब हमारा रेगुलेटर NCLT है, तो ये केस कहाँ जाएगा? NCLT। ठीक है, अच्छे से बात समझ आई कि नहीं है ये बताओ? हाँ सर। ठीक, तो किन किन बातों के लिए केस डाल सकते हो? तो अगर कंपनी कोई अल्ट्रा वायर्स एक्टिविटी कर रही है, क्या कर रही है, अल्ट्रा वायर्स एक्टिविटी। तो कंपनी के मेंबर्स का ग्रुप जाके क्लास एक्शन सूट डाल के इसको रुकवा सकता है, सही बात है गलत बात है? हाँ सर। उसके बाद आप मेमोरेंडम या आर्टिकल के प्रोविजन को तोड़ रहे हो मतलब फॉलो नहीं कर रहे हो, देन अगेन मेंबर्स भी जाके केस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते कंपनी के ऊपर? यस सर। हाँ। कंपनी और उसके डायरेक्टर जो हैं वो एक गलत रिजोल्यूशन पास कर रहे हैं जिससे कंपनी का नुकसान हो सकता है, रोका जा सकता है कि नहीं रोका जा सकता? हाँ सर। कंपनी कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट जाके कोई काम कर रही है तो उनको रोका जाए कि नहीं रोका जाए? यस सर। मेंबर्स ने एक रिजोल्यूशन पास किया था, कंपनी उस रिजोल्यूशन के अगेंस्ट जा रही है, ये हर मामले में अभी मेंबर जा रहे हैं केस करने, केस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हमने बोला था कि एज अ मेंबर हम मेजोरिटी से डिसीजन लेते हैं कि गुंजा को कंपनी में डायरेक्टर बनाया जाए, पर कंपनी उसको अपॉइंटमेंट नहीं दे रही है, तो सही कर रही है कि गलत कर रही है? गलत। है ना, अच्छे से समझ आया कि नहीं आया? यस सर। वैसे ही एक क्लास जो होती है वो डैमेजेस या कंपनसेशन के लिए भी क्लेम करने जा सकती है, जैसे कंपनी या उनके डायरेक्टर ने कोई फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटी करी है, रॉन्गफुल एक्ट करा है जिससे लोगों का नुकसान हुआ है, तो केस करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ सर। वैसे अगर ऑडिटर या ऑडिट फर्म ने गलत ऑडिट कर दिया या मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे दी, इससे भी नुकसान है, तो उन ऑडिटर पे केस किया जाएगा कि नहीं? यस सर। हाँ। पर्टिकुलर एक्सपर्ट है, एडवाइजर है, जिसकी कंसेंट से कंपनी ने काम किया, जिसकी कंसल्टेशन से, और उसने फ्रॉड कर दिया एक्सपर्ट ने, उस पर केस होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। इन मामलों के लिए आप क्लास एक्शन सूट ला सकते हैं।
आपको कितना क्लियर है क्लास एक्शन सूट? क्लियर है सर, अच्छे से क्या आधा अधूरा? अच्छे से। अब इसमें ना ये वाला पॉइंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना। क्या क्लास एक्शन सूट में ऑडिट फर्म या उसके पार्टनर की भी लायबिलिटी हो सकती है? तो बेसिकली ये माना जाता है ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? हाँ सर। और अगर ऑडिटर ने कुछ मिसलीडिंग किया है या गलत स्टेटमेंट दिए है तो ये माना जाएगा कि कंपनी के मेंबर्स या डिपॉजिटर्स या कोई भी पर्सन जो है वो उन ऑडिट फर्म से डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। बात कितना क्लियर है? क्लियर है सर। अब कितने लोग क्लास एक्शन सूट में जा सकते हैं? तो ये सेम वही है जो आपने ऊपर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में पढ़ा। किसमें पढ़ा? ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट। 100 या 1/10 ऑफ मेंबर विच एवर इज लेस। और कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/5 याद रहेगा कि भूल जाओगे? यस सर, याद रहेगा। तो ये मेंबर्स के लिए था। और जब डिपॉजिटर्स की बात की जाएगी, किसकी बात की जाएगी? डिपॉजिटर। इसमें बोला गया 100 मेंबर या फिर सच परसेंटेज जो गवर्नमेंट डिसाइड कर दे। कौन डिसाइड कर दे? गवर्नमेंट। विच एवर इज लेस, ये याद रखना। तो जैसे ऊपर तो 1/10 अपने को पता है, यहाँ पर क्या है? सच परसेंटेज बोल दिया गया। ध्यान रहेगी बात? यस सर। बोलोगे तो नहीं, क्लैरिटी है कि नहीं है ये बताओ? हाँ सर। अच्छे से क्या आधा अधूरा? अच्छा सर। कोई डाउट नहीं है? नहीं। चलो आगे। अब जैसे आपने तो एज अ क्लास एप्लीकेशन डाला, आपके एप्लीकेशन को एनसीएलटी एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, ये भी एक सवाल है। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप एप्लीकेशन डालते हो क्लास एक्शन सूट का, तो इसको एनसीएलटी तभी एक्सेप्ट करता है जब ये गुड फेथ में हो। क्या हो? गुड फेथ में हो। फेथ में मतलब होता है सच में सबको कॉमन प्रॉब्लम है, पर्सनल खुन्नस निकालने के लिए केस नहीं कर दे। नहीं कर सकते। दूसरा, आपके पास प्रॉपर एविडेंस है। क्या है? एविडेंस। प्रॉपर एविडेंस। तीसरा, आपके पास कॉज ऑफ एक्शन है। क्या है? कॉज ऑफ एक्शन। मतलब आप एक्शन ले सकते हो, आपका अधिकार है। पहले बताओ, कोई दिक्कत? हाँ सर। नहीं। ठीक। किस बात का एक्शन ले रहे हो? कि कंपनी ने कोई गलत काम किया है या किसी काम का ओमिशन किया है जिसको कंपनी के लोगों ने कंप्लीट कर दिया या रेटिफाई कर दिया। फिर से बोलूं कि समझ आ गया? हाँ सर, एक बार। कॉज ऑफ एक्शन आपका क्या होगा? कि कंपनी की तरफ से कोई ओमिशन हुआ है या कोई ऐसी एक्शन हो गई है जिससे आपका नुकसान हो गया। ये बोलोगे। पहले गुड फेथ में एप्लीकेशन डालना है, आपके एविडेंस होना, कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए। कॉज ऑफ एक्शन ये है कि सरकमस्टेंस ऐसे हैं जिसमें हमको दिख रहा है कि कंपनी ने उस एक्टिविटी को ऑथराइज कर दिया था और इससे हमें क्या हो गया? नुकसान हो गया। कितना क्लियर है? क्लियर है सर। कोई डाउट नहीं है? नहीं। ठीक। अच्छा, एक मैटर पे दो क्लास एप्लीकेशन नहीं जा सकते। कंप्लेंट डालनी है तो सब एक साथ डालो। तो जैसे एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन आता है तो एनसीएलटी इसका पब्लिक नोटिस दे देता है। क्या दे देता है? पब्लिक नोटिस। और बोलता है कि जिसको ऐसी सिमिलर प्रॉब्लम है इसी केस में मिलकर हमारे पास आ जाओ कंपनी के खिलाफ। मैं अलग अलग केसेस हैंडल नहीं करूंगा। बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। कितनी समझ में आई? आगे। आ गई। अब यहाँ पर यह माना जाएगा जो भी खर्चा बैठेगा अभी पूरा प्रोसीडिंग का, उसको कंपनी को उठाना है। किसको उठाना है? कंपनी। या फिर कंपनी के अंदर का वो पर्सन जिसने गलत काम किया उसको उठाना पड़ेगा खर्चा। आपको कितना क्लियर है? क्लियर है। अच्छे से? कोई डाउट इसको हाँ लेकर? सर। नहीं है। इफेक्ट ऑफ ऑर्डर को काटेंगे। मान लो आपकी कंप्लेंट फेक थी। हमेशा जरूरी थोड़ी ना कि क्लास ऑफ पर्सन सही हो। अगर ये पता लगता है कि आपकी कंप्लेंट फेक थी या आप फर्जी थे तो इसमें फिर मामला पलट जाएगा, हालात पलट जाएंगे। अब आपको बोला जाएगा कि आप खर्चा उठाओगे और आपको कम से कम 1 लाख रुपए तो देना पड़ेगा। कितना यस क्लियर सर। है? अच्छे समझ क्लियर है। है? हाँ। कोई डाउट इसको लेकर? नहीं सर। कोई परेशानी इसको लेकर? नहीं सर। ठीक। कौन कौन से ऐसे मैटर्स होते हैं जिसको लेकर कंपनी के ऊपर केस डाला जा सकता है? सबसे पहला, अगर फ्रॉड किया ऑफिसर्स ने, क्या किया है? फ्रॉड। या बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली रखी नहीं जा रही है, या बिजनेस को क्या किया जा रहा है? फ्रॉडुलेंट वे में चलाया जा रहा है। कैसे चलाया जा रहा है? फ्रॉडुलेंट वे में। पहले बताओ 3 पॉइंट समझ आए कि नहीं? हाँ, आ गए। आ गए। चौथा, अगर कोई डायरेक्टर डिलिंक्वेंट है मतलब फर्जी है तो फिर उस पर केस कल चलाया जा सकता है। कितना क्लियर है? यस सर। समझ आया इतना पॉइंट? हाँ, आ गया।
तो यहाँ पे जाके आपका खत्म हो गया कौन सा कंसेप्ट, पूरा क्लास एक्शन सूट का। आप इसको एकदम थरोली अभी पढ़ देना बेटा, क्या करना, पढ़ लेना। एकदम अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मुझे बताओ, सर ये चीज आप फिर बता दो हमको नहीं समझ आई है। कोई ऐसी चीज जो आपको नहीं समझ आई हो तो आप मेरे को बता दो। क्या आपको ये क्लियर है पूरा हाँ सर। अच्छे से? हाँ थोड़ा बड़ा यूनिट था, आपको कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइज सब टुकड़े टुकड़े में ना, हर चीज अलग है। कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन समझ आ गया था ना? यस सर। आपको फॉस्फोरस हार्बोटल समझ आ गया था अच्छे से? हाँ सर। अच्छा, उसके बाद ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट क्लियर है? क्लियर है सर। ओके, उसके बाद अपना क्लास एक्शन सूट में कोई तकलीफ? नहीं नहीं। सर। तो आखिरी हिस्सा कर दो तो ये यूनिट आपका आज खत्म हो जा रहा है, कर दें इसको भी। हाँ सर। हम आ जाते हैं रजिस्टर्ड वैल्यूअर पे, एकदम जो अभी तक पढ़े भूल जाओ, एकदम सेपरेट कंसेप्ट है। रजिस्टर्ड वैल्यूअर कौन होता है? जो बेसिकली वैल्यूएशन करता है। क्या करता है? वैल्यूएशन। वैल्यूएशन। जब भी कोई कंपनी इंसॉल्वेंट होती है या किसी कंपनी का मर्जर अमालगमेशन करना होता है या कोई कंपनी को लोन चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है? लोन। तो उन कंपनियों का अलग अलग तरह का वैल्यूएशन होता है। जैसे उनकी एसेट्स का वैल्यूएशन होता है, एसेट्स में टेंजिबल भी आ जाती हैं, टेंजिबल मतलब इनटेंजिबल एसेट भी आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद इनकी लायबिलिटीज का वैल्यूएशन होता है, किसका? लाइबिलिटीज का। अच्छा, इनके शेयर्स का वैल्यूएशन होता है। तो सवाल ये उठता है कि वैल्यूएशन करेगा कौन? तो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 247 ये बोलता है कि अगर कभी वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है कंपनी की प्रॉपर्टी, स्टॉक, शेयर, डिवेंचर, सिक्योरिटी या गुडविल को लेकर, तो बेसिकली एक क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए जो इन चीजों का वैल्यूएशन कर सके। आप बताओ, कोई दिक्कत? नहीं सर। ऐसा वैल्यूएशन करने वाले पर्सन को वैल्यूअर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैल्यूअर। वैल्यूअर। अब अगर कंपनी में वैल्यूअर को अपॉइंट किया गया तो इसका काम क्या क्या होगा ये समझना। सबसे पहले तो ट्रू और पार्शियल मैनर में क्या, इम्पार्शियल मैनर में क्या करे, एसेट्स का वैल्यूएशन करे, मतलब कम या ज्यादा करने की कोशिश ना करे, ना करे। अपने फंक्शंस को ढंग से निभाए, कोई दिक्कत? नहीं सर। वैल्यूएशंस को रूल के हिसाब से करे, इसमें कोई दिक्कत? नहीं सर। और अगर किसी एसेट में उसका पर्सनल इंटरेस्ट है तो बिल्कुल उसका वैल्यूएशन ना करे। वैल्यूअर का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। कितना क्लियर है? क्लियर है सर। अगर वैल्यूअर ने सारी ड्यूटी नहीं निभाई तो उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, जो मिनिमम 25,000 की होगी, जो बढ़ के 1 लाख रुपए तक हो सकती है। पहले बताओ, यहाँ तक वैल्यूअर का कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर। आ गया। अच्छा, वैल्यूअर की क्या कोई लाइबिलिटी है? तो अगर उसने गलत वैल्यूएशन कर दिया तो जो उसको फीस कंपनी से मिली थी उसको फीस रिफंड करनी होगी। क्या करनी होगी? रिफंड करनी उसके पड़ेगी गलत वैल्यूएशन की वजह से कंपनी या किसी को नुकसान हुआ होगा तो उसको डैमेजेस भी पे करने पड़ेंगे। मुझे। बताओ, कोई तकलीफ? नहीं सर। समझ आया कि सिर के ऊपर से? आ गया सर। है। हमको ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये भी एक सवाल है। तो बेसिकली क्या है, आईसीएसआई के जो मेंबर्स हैं, मतलब जो सीएस हैं, उनकी क्वालिफिकेशन में एक एडेड फिगर है कि वो वैल्यूअर का एग्जाम दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? वैल्यूअर का एग्जाम। और ये जब एग्जाम लेके अगर एग्जाम क्लियर कर देते हैं तो इनको रजिस्टर्ड वैल्यूअर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सर्टिफिकेट। रजिस्टर्ड वैल्यूअर। एक तो इसका फायदा कहाँ कहाँ पे होगा आपको, कोई भी लोन वोन लेना हो तो आप वैल्यूएशन कर सकते हो, कंपनी का मर्जर अमालगमेशन कराना हो आप वैल्यूएशन कर सकते हो, अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई तो आप वैल्यूएशन कर सकते हो। बात समझ आई कि नहीं है? हाँ सर आ गई। तो कहाँ से करें हम इस कोर्स को? तो आईसीएसआई की एक सब्सिडरी बॉडी है जिसका नाम है आईसीएसआई आरवीओ। क्या नाम है? ICSI RVO। ठीक है, ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन, और ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। क्या कंडक्ट करवाती है? एग्जाम। ठीक। हाउएवर, आपको जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट आईसीएसआई का नहीं आएगा, आपको सर्टिफिकेट आईबीबीआई से आएगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। हाँ। नाम सुने अपन लोग सब? यस हाँ सर। सर। ठीक है। तो ये जो आईबीबीआई है, इन्होंने पावर दे दी है किसको किसको, आईसीएसआई, आईसीएआई, आईसीएमआई को, कि आप लोग वैल्यूअर का कोर्स चलाओ। तो हमारे इंस्टीट्यूट ने अपनी एक सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन बना दी है, वो आरवीओ का रजिस्टर्ड वैल्यूअर का कोर्स कराती है और सर्टिफिकेट आईबीबीआई की तरफ से आता है। कितना क्लियर है?
क्लियर है सर। अगर हम लोग को CSO का सर्टिफिकेट मिल गया ना रजिस्टर्ड वैल्यूअर का, तो हम लैंड एंड बिल्डिंग का, प्लांट एंड मशीनरी का और हर तरह के सिक्योरिटीज का वैल्यूएशन कर सकते हैं। बात कितना क्लियर है आपको बताओ? क्लियर है सर। क्लियर है। अच्छे से कि आधा अधूरा? अच्छे से। अच्छे से। तो अगर क्वेश्चन आ गया वैल्यूएशन सर्विस कौन दे सकता है, तो वैल्यूएशन सर्विस वही दे सकता है जिसके पास IBBI का सर्टिफिकेट हो। किसका सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट IBPI। बताओ मन से क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। एकदम क्लियर है अच्छा सर। बता गया, कोई तकलीफ नहीं है? नहीं इतना सर। इतना आप करो, बहुत है आपके लिए, बहुत सारी चीजें आज मैंने बता दी हैं। इसको शांत मन से एकदम अच्छे से कर देना, ठीक है? कर पाओगे? हाँ या ना? हाँ इसको आप कर दो, आपके लिए काफी है। मैं आपको अभी तुरंत रिकॉर्डिंग भेज दे रहा हूँ, इसको आप करो। कल ये यूनिट खत्म करके अपन ना अकाउंट्स एंड ऑडिट शुरू कर देंगे। क्या शुरू कर देंगे? अकाउंट्स एंड ऑडिट। ऑडिट। बार बार बोल रहा हूँ, अगले 5-6 दिन में जो पढ़ाऊंगा, अगर एग्जाम में सबसे टफेस्ट पेपर आया तो इन्हीं हिस्सों से आएगा, तो इसको एकदम गांठ बांध देना, रट डालना जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? हाँ सर। ये कुछ ठीक। टैक्स चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चालू हुई क्लास नहीं हुई है? नहीं। नहीं सर। बात हुई तुम्हारी सर से? नहीं हुई है? नहीं। सर बात हुई थी, सर बोले मंडे से लूंगा। तो लगाओ फोन, अभी तक क्यों नहीं दिए? है ना? फोन लगाओ, फोन लगाओ। ये आपको मैं रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, ठीक है? यस सर। ठीक है।